जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्लांट ग्रो इंटरनेशनल। दोस्तों इस वक्त मैं सिंध के एक शहर टंडोलयार में हूं और मेरे साथ मौजूद हैं खालिद मकसूद कायम खानी। इनका वर्मी कंपोस्ट पर बड़ा वसी तजर्बा है। इनकी एक वीडियो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर। हमारे नाज़रीन ने उसे बहुत सराहा। उसके बाद बहुत सारे सवालात इस पर हम आए तो हमने खालिद साहब से टाइम लिया ताकि जो हमारे नाज़रीन की तशफ़ी है वो दूर हो जाए। और इल्म देने पर ये बहुत सारे लोगों की तरह बिल्कुल भी कंजूस नहीं है, इल्म देने में बड़े ये सखी हैं, बड़ी नाइस पर्सनैलिटी है। तो आइए मिलते हैं खालिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्बास भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, आप टंडोलार आए और बहुत खुशी हुई इस बात की। अच्छा खालिद साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करूंगा, आपको वर्मी कंपोस्ट पर काम करने का ख्याल कैसे आया? अब्बास भाई, अब हम देख रहे हैं कि दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है और केमिकल से पीछे हट रही है। तो वो सूरत है कि हमने सोचा कि जो बहुत सालों बाद हम जाएंगे दुनिया को देखकर, तो हम भी इस सिलसिले में जाने लग गए। दूसरा, हमें हर सीज़न में तकलीफ़ होती है, कभी यूरिया शॉर्ट है, कभी डीएपी शॉर्ट है, तो ये माफियाज हो गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम वर्मी कंपोस्ट बढ़ाते चले जाएंगे, अपनी केमिकल फर्टिलाइज़र को कम करते चले जाएंगे, तो हमारा उसमें मुआशी फ़ायदा भी रहेगा और इंशाल्लाह ताला ज़मीन की इस्लाह भी रहेगी। और आहिस्ता आहिस्ता जब लोग सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनिक पे जाएं, तो उस वक्त तक हम काफ़ी आगे अल्हम्दुलिल्लाह जा चुके होंगे। लोगों के पास गोबर है तो वो डायरेक्ट गोबर ही अपनी बन्नी में क्यों ना डाल दें, इतना वर्मी कंपोस्ट पर ही क्यों काम करें? देखिए, गोबर इससे पहले इस्तेमाल करते रहे हम, अच्छी चीज़ है गोबर, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक तो उससे ज़मीन के अंदर दीमक बढ़ती है, दूसरा उसके अंदर जो नाजुक फसलें होती हैं उनकी जड़ों में फंगस आ जाती है, क्योंकि हम गोबर को ताज़ा इस्तेमाल करते हैं। अगर गोबर को हम लोग डिकम्पोज कर दें अच्छी तरीके कुछ महीने, उसके बाद इस्तेमाल करें तो उसके नुकसान नहीं है। लेकिन जो वर्मी कंपोज है वो तो समझे कि बहुत ऊपर की चीज़ है, इसको कह लें कि दुनिया में इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। देखिए, गाय भैंस जो है वो कई मन खाती हैं, उस कई मन खाने के बाद जो है वो गोबर देती हैं, तो वो गोबर थोड़ा होता है। इसी तरीके से इस गोबर को जो है हमारा जो रेड विगलर असिनिया फर्टिला जिसका नाम है, और ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, गोबर को खा के उसको डिकम्पोज करके अपने एंजाइम्स उसमें शामिल करता है, उसमें ग्रोथ हार्मोन्स आ जाते हैं। के बाद जब ये हमें देता है प्रोड्यूस करके, तो जितना ये खाता है उसका 40% हमें देगा। बहुत आला किस्म की खाद होगी। अच्छा, अगर हम वर्मी कंपोस्ट अपने एग्रीकल्चर लैंड में, क्रॉप्स में या प्लांट्स में यूज करते हैं या होम गार्डनिंग में, तो इससे क्रॉप को, फसल को क्या फायदा होता है? जी, सबसे पहले तो ये देखें कि इसके फवाइद फसल के अलावा ज़मीन पर भी हैं। फसल में हमें जो डायरेक्ट मिलता है उसकी यील्ड अच्छी हो जाएगी, उसके ऊपर अमराज कम आ रहे हैं जो अभी तक हम देख चुके हैं, और पत्ते नरम हो जाते हैं, सब्ज़ा उसके अंदर बहुत अच्छा आ जाता है। केमिकल फर्टिलाइज़र को अभी, क्योंकि हमारी ज़मीन इसकी एडिक्शन में है, तो हम इसको फ़िलहाल कम कर रहे हैं, ज़ीरो पर नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको कम करके ज़ीरो पर भी लेके जाएंगे। तो फसल के अंदर इसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। साथ ही इसके अंदर जो हमारे मेन चीज़ है सॉइल, अगर हमारी सॉइल अच्छी है, यानी कि मिट्टी अच्छी है, तो हर फसल भी अच्छी होने लग जाएंगी। अगर हमारी मिट्टी कमज़ोर है तो फसल भी कमज़ोर होगी। तो वर्मी कंपोस्ट डालने से आपकी ज़मीन नरम हो जाती है। इसके अंदर चूँकि कार्बन मैटर्स, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज़्यादा है, तो आपकी ज़मीन की इस्लाह बहुत तेज़ी के साथ होती है, और ज़मीन में जो भी इसके मौजूद हैं माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो फसल अपटेक करती है, उसको अवेलेबल फॉर्म में लाती है। इसके अंदर पैराटोपिक लेयर बनती हैं इसके इस्तेमाल से, जिसकी वजह से ज़मीन में नरमी आ जाएगी और वट रखने की, यानी कि नमी रखने की सलाहियत काफ़ी बढ़ जाएगी। और इसके अंदर जितने भी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ज़ाया नहीं होते, जो हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र में पौधे ने लिए वो तो ले लेता है, बाकी जो है कुछ हवा में ज़ाया हो जाता है, कुछ ज़मीन में ज़ाया होकर हार्ड पैन बना लेता है। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसको ऐसा बनाया इस ब्लैक गोल्ड को कि ये कुछ भी ज़ाया नहीं होता, ये पौधे को आहिस्ता आहिस्ता लगता रहता है। फार्मर हमारा वर्मी कंपोस्ट पर आता है, उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो खुद वर्मी कंपोस्टिंग खुद करे या तैयार फार्म में वो मार्केट से ले ले। तो आखिर फार्मर तैयार फार्म में वर्मी कंपोस्ट छोड़ के अपनी वर्मी कंपोस्टिंग क्यों करे? देखिए, फार्मर है ना, वो पहले ही पिसा हुआ है, वो हम उसको ऐसा कोई भी आइडिया दें जिससे उसकी बचत हो,
जिससे उसकी आमदनी बढ़ जाए, जिससे उसकी फसल की इस्लाह हो जाए, जिससे उसकी ज़मीन बेहतरीन हो जाए, तो वो अगर ख़रीदेगा उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। और फार्मर के पास आम तौर पर गाँव गोठों में गोबर दस्तयाब होता है, सिर्फ उसको जो है सीखना है कि कैसे बनता है, कि जो कि 2-4 घंटे में एक आम आदमी समझ जाता है कि ये काम मुझे किस तरह करना है। और गोबर उसको दस्तयाब है। वर्मी उसको एक दफ़ा असिनिया फर्टिडा रेड विगलर लेना है और ये टेक्निक हासिल करके अपनी खाद खुद बनानी है। अगर वो खरीदेगा तो सारी उम्र ही खरीदता रहेगा, और जब वो बनाने लगेगा इसकी मल्टीप्लिकेशन इतनी अच्छी है असिनिया फर्टिडा रेड विगलर की कि ये बहुत तेज़ी के साथ अपना ग्रो करता है। इसके जो ककून्स होते हैं, हर ककून के अंदर 3 बच्चे निकलते हैं एवरेजली। तो वो एक बेड जब आप नेक्स्ट टाइम करेंगे तो 2 बेड में, 4 बेड में, इस तरह वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो खुद अपना मल्टीप्लाई करे, खुद अपनी फर्टाइज़र घर की मुफ्त हासिल करे, और उसको जो है दूसरे किसानों को भी ये रेड विगलर दे, को भी इस पर करे कि भाई ऑर्गेनिक के ऊपर आओ, अपनी ज़मीन की, अपनी सॉइल की, अपनी फसल की इस्लाह करो, ना कि खरीद के आप चीज़ें डालेंगे। पहले ही हम कंपनी से खरीद के जो है बेजार हैं, और पैसा बहुत ज़्यादा है। जो DAP बहुत कम कीमत में हमारे पड़ोसी ममालिक में आज हमारे पास वो बहुत बड़ी कॉस्ट दे रहे हैं, हम ऐसे यूरिया की बहुत बड़ी कॉस्ट है, SOP की बहुत बड़ी कॉस्ट दे रहे हैं। तो हम कहाँ तक देते रहेंगे? आखिर हम या तो अपनी ज़मीनें बेचेंगे या हम इस कारोबार को छोड़ेंगे। अगर हमारी सॉइल में अर्थवर्म ऑलरेडी मौजूद हैं या गोबर और डिकम्पोजर के इस्तेमाल से अर्थवर्म पैदा हो गए, तो क्या उस सूरत में भी हमें वर्मी कंपोस्ट पर काम करने की जरूरत पड़ेगी? जी अबाद भाई, बहुत अच्छा सवाल पूछा। आमतौर पे लोग यही अर्थवर्म को समझ नहीं पाते। अर्थवर्म जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मिट्टी खाता है। ये कुदरत ने इसको हमारे लिए हल का जो है वो काम करता है। जैसे हम हल की जुताई करते हैं, उसको ये खाकर मिट्टी को उलट पुलट करता है, नीचे की मिट्टी ऊपर करता है। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। लेकिन ये जो है असिनिया फर्टिडा, ये मिट्टी नहीं खाता, ये डिकम्पोज होने वाली चीज़ें हैं, जिसके अंदर सरफेरिस गोबर है, या हमारे इलाके में केला है, वो केला भी हम गोबर में डाल देते हैं, जो छांटी के बाद बचता है कचरा। इस तरह फसल की बाकियात है, वो हम सब वो उसको ये इस्तेमाल करके तो हमें वर्मी कंपोस्ट देता है। उसकी अफादियत अपनी जगह पर है, लेकिन जो वो काम करता है अर्थवर्म, वो असिनिया फर्टिडा नहीं करेगा। इसको मिट्टी में डालेंगे, ये मिट्टी में इसको जो है मौत वाक़या हो जाएगी। ये मखसूस चीज़ को डिकम्पोज करके अपनी बेहतरीन क्वालिटी की खाद फराम करता है, जिसको वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। यानी आपका कहने का मतलब है कि ज़मीन के अंदर जो अर्थवर्म मौजूद हैं वो फ़ायदेमंद हैं, नेचुरली होते हैं, ज़मीन को नरम भुरभुरा करता है, एरिएशन बेहतर होती है, और उसको अगर गोबर पे छोड़ेंगे वो सर्वाइव नहीं करेगा। इसी तरह जब रेड विंगलर है, इसको हम सॉइल में छोड़ेंगे तो वहाँ ये सर्वाइव नहीं करेगा। हमारा मकसद ये है कि ये जो रेड विंगलर है, इससे हम गोबर के थ्रू अपनी ब्लैक गोल्ड वर्मी कंपोस्ट बनाकर उस कंपोस्ट को सॉइल में यूज़ करें। जी बिल्कुल सही कहा। उसकी अफादियत अपनी जगह पर, उसको तो हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि वो ख़राब है, लेकिन वो इसको डिकम्पोज नहीं करेगा गोबर को। तो दोनों के काम अलग अलग है। हमारे जो फार्मर वर्मी कंपोस्ट पर आना चाहें, क्या ऐसे सामान की चीज़ें या रिसोर्सेज अवेलेबल हों, वो सामान मौजूद हो तो वो वर्मी कंपोस्ट पर काम करें? लेकिन जी सबसे पहले तो इसमें ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहाँ पर गोबर दस्तयाब हो, रास्ता हो उस जगह पर आने के लिए जहाँ वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगा रहे हैं, और पानी की दस्तयाबी हो। पानी कौन सा? ऐसा पानी जिसको जानवर पी लें। कहीं पे ज़ेर ज़मीन मीठा पानी है तो वो बहुत अच्छी बात है, कहीं पर वाटर का पानी है, लेकिन ऐसा पानी जिसको गाय भैंस पी लेती हैं, वो वर्मी कंपोस्ट के अंदर और विगलर के लिए कोई मसला नहीं है। दूसरा होता है जी लैंड डिज़ाइनिंग। लैंड डिज़ाइनिंग में ऐसी ज़मीन देखें जिसका बारिश का पानी आए या वाटर खुदा ना खास्ता टूटे तो उसमें नशेब हो, और नशेब की तरफ वो पानी निकल जाए। अगर आपने वर्मी कंपोस्ट के लिए बेड बनाए नशेब के अंदर, तो वो बारिश के अंदर डूब जाएंगे। उसके डूबने से आपके वर्म जो हैं वो उनको नुकसान हो सकता है। बेड बनाना चाह रहे हैं तो बेड के बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे रिसर्च पेपर में मुख्तलिफ तरीके हैं, तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों में से कोई एक जो आप रिकमेंड करते हो वो आप बता दें, और उसकी बाकी तरीक़ों पर क्यों हम उसको प्रेफर करते हैं? जी बेड के 4 मेथड हैं जी। अपर पिट मेथड, लोअर पिट मेथड, और प्रोपलिन बैग मेथड, और विंडरो मेथड। जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो लो कॉस्ट भी है, वो विंडरो मेथड है, जो कि बेड आप देख रहे हैं पीछे हमारे, और आगे आपको दिखा देंगे। विंडरो मेथड के अंदर कॉस्ट बहुत कम आती है ये विंडरो मेथड।
इसके अंदर टोटल काम जो है लेबर खड़े होकर करती है, उसका ज़्यादा आउटपुट देती है। स्पेशी का काम ही यही है कि डीकम्पोज होकर करती है इन गोबर को, ख़ास तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है गोबर को। और दूसरी इसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखी है। ये -5 से 55 डिग्री तक सर्वाइव कर लेता है। सिर्फ गोबर की सिलेक्शन, उसको इकट्ठा करना, ठंडा करना, उसके गोबर के बेड बनाना, मुख्तसर सा जो है प्रोसेस आप बता दें। और इसमें खास तौर पे जो मुश्किलात हैं या ऐसी कॉमन गलतियां जो लोग करते हैं और उससे नुकसान उठाते हैं, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके। वो गोबर हम लें जो 10 से 25 दिन पुराना हो या 1 महीने पुराना हो। ऐसा गोबर ना लें जिसमें पेशाब की आमेज़िश ज़्यादा हो, बदबू ज़्यादा हो, उसकी जो खुद की एक स्मेल होती है गोबर की, उसके अलावा एक सड़ी हुई बदबू होती है वो ना हो, ब्लैक बिल्कुल कलर ना हो। अगर घास खा रहा है तो हरा होगा गोबर, अगर वो कूड़ा खा रहा है तो उसमें पिलाहट होगी। इस तरह का गोबर ले, काला गोबर ना ले। और बाकी इसको जो असल काम है ना, इसका जिम्मेदारी का गोबर को ठंडा करना है। उसको जो है हम पानी का शावर इस तरीके से करते हैं कि वो गोबर से पानी नीचे निकल जाए, और इस तरह 10 दिन उसको छिड़काव करते रहेंगे। उसके अंदर इसके में मौजूद मीथेन गैस है वो ख़त्म हो जाएगी, तो गोबर मुकम्मल हमारे ख्याल है कि आम ज़बान में ठंडा हो जाएगा, जो कि विगलर को बहुत पसंद आएगा और वर्मी कंपोस्ट भी अच्छी आपको देगा और अपनी नस्ल को भी खूब बढ़ाएगा। जो हमने बेड बनाया है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, हाइट, इससे मुतालिक थोड़ा सा बताओ। ज़मीन को हम इस तरह बनाएंगे कि दरमियान से मामूली सी 2 इंच, साइडों से 1.5 से 2 इंच ऊपर हो, ताकि उसमें इजाफी पानी आ जाए तो वो साइडों में नीचे निकल जाए। उसके बाद जो है उसकी चौड़ाई को हम रखते हैं 4 फीट, ताकि दोनों तरफ से लेबर आराम से काम कर ले। लंबाई आपकी जगह के मुताबिक है, मैक्सिमम इसको जो है आप 50 फुट कर लें, ताकि लेबर की कॉस्ट जो है आपकी मेंटेन रहे। अगर बहुत लंबा बेड बना दिया तो लेबर को बाहर निकलने में बेड से ज़्यादा तकलीफ होगी। तो नॉर्मली इसको 25 फीट 30 फीट एक आइडियल होता है आपका बेड, तो 4 बाई 25 बना लें तो बेहतरीन रहेगा। बेड को इस तरह बनाना है कि दरमियान से 2 इंच ऊपर हो और साइड में नीचे होता हुआ दरमियान, और बीच में नाली आ जाएगी, ताकि जो इजाफी पानी होगा गोबर पे डालेंगे वो इस नाली में आ जाए, अंदर खड़ा नहीं रहे। अंदर खड़ा रहेगा तो अमोनिया गैस बन सकती है। जो बेड बनाया था उसके ऊपर हम इस तरह से शॉपर लगा दें, इस पे सलवटें ज़्यादा ना हो, ताकि स्लिप होकर पानी नीचे आ जाए। और 4 फीट के फासले से जो हमने ईंटें रखनी है वो इनके घर की बाउंड्री है, ताकि विगलर को पता हो कि हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो ये 4 फुट ईंट के अंदर वाले से अंदर वाले तक है, या 4 फुट में ईंटें भी शामिल हैं? 4 फुट अंदर ही अंदर है जी। ये जी ठंडे गोबर को हम बेड के ऊपर मुंतकिल कर रहे हैं। इसकी हमें कब्रनुमा शेप देनी है। गोबर कितना, यानी सेंटर से उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए गोबर डालें बेड के ऊपर? जी ये सेंटर में गर्मियों में हम इसको रखते हैं 12 से 15 इंच हाइट, और सर्दियों में इसी तरीके से हम इसको 18 से 24 इंच कर देते हैं सेंटर में से, ताकि गोबर हीट ना करे। गर्मियों में कम रखने का मकसद ये है। कल्चर की कितनी क्वांटिटी हम लगाएं पर बेड? अब इसमें ऐसा है कि एक रनिंग फुट में 1 किलो ऐसा कल्चर हो जिसके अंदर 1000 से 1500 रेड विगलर्स मौजूद हो। यानी कल्चर भी आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कल्चर के नाम पे ऊपर गोबर ही भर दिया, उसमें विगलर कम है तो फिर वो प्रोडक्शन कम आएगी उसकी जी। तो जैसे आपका बेड लंबा होगा, लेट से आपका 25 फीट का बेड है तो आपको 25 केजी इसमें अच्छा कल्चर डालना होगा। यानी 25 बाय 4 फुट का जो बेड है उसमें 25 केजी हमने वम लगाने होंगे जी। ऐसा ही है। ये हमारा रेड विगलर असीनिया फर्टिडा का कल्चर है। बेड बनने के बाद अब हम कल्चर इस पर शिफ्ट कर रहे हैं। कल्चर को सुबह या शाम में शिफ्ट करना चाहिए। ये हमें इसको सेंटर में डालना है, 1 फीट साइडों में तक चला जाए। जैसे इन पे सूरज की रोशनी लगती जा रही है ये नीचे जाते जाएंगे। अब इसको ऊपर से कवर करने ढकने की जो ऑप्शन बहुत सारी अवेलेबल है, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस में बेस्ट कौन सी है और हम उसको बाकी चीज़ों पे क्यों फोकस देते हैं? इसमें सबसे बेहतर तो पलार अभी तक हमने देखी है कि वो पानी खुद जज्ब भी करती है और गीली होने के बाद वो बेड के साथ चिपक जाती है, और उसका पानी जब हम ऊपर से छिड़काव करते हैं हर जगह पे जाता है। गन्ने के पत्ता थोड़ा सा चौड़ा होता है तो इससे थोड़ी उसकी अफादियत ऐसी नहीं रहती है। केले का पत्ता उससे ज़्यादा चौड़ा है तो हर जगह पानी यकसा नहीं जाता, कम ज़्यादा हो जाता है। तो पलार तो सबसे अच्छा है, उसके बाद गन्ने का है, फिर वो लो कॉस्ट के अंदर ये तीनों चीज़ आ गई। अगर आपको बोरी डालनी है
तो ज़्यादा 2 दफ़ा जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे बेड के ऊपर बोरी को, तो वो डिकम्पोज हो जाएगी और उसको विगलर खाना भी शुरू कर देगा और वो आपकी कॉस्ट कंटिन्यू ज़्यादा है। अब आपके पास जैसे जैसे बेड बढ़ेंगे तो आपकी कॉस्ट बोरी की सूरत में ज़्यादा होती जाएगी। अगर आपका एरिया शेडेड है, लाइक आपने पोल्ट्री फार्म में किया है या किसी छपरे के नीचे किया है, तो इसके अंदर आप 80% का जो प्लास्टिक मटेरियल आता है जिसको ग्रीन हाउस में ऊपर लगाते हैं, नेट जो होता है 80% जिसमें नायलॉन हो, वो आप देंगे। उसका वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा साफ आएगा। लेकिन ज़मींदार जो है अपनी लो कॉस्ट करे, क्योंकि ये जो भी चीज़ हैं, सूखे पत्ते हैं, ये सब कार्बन मैटर है, ये हमारे लिए खाद होती है गलने के बाद। तो लो कॉस्ट भी हो गया और वो खाद में हमारे और अच्छी क्वालिटी बन के आती है जी। अच्छा, अब इस पर जब हम पानी शावर करेंगे कितना फ्रिक्वेंट यानी डेली देना है, सुबह शाम देना है, एक बात तो ये है। और उसकी पानी की सिलेक्शन, क्या बोर का पानी, ट्यूबवेल का पानी किस तरह का हो, ये 2 चीज़ें आप बता दें। पानी का जैसे मैंने तफसील से बताया, ऐसा पानी जिसको गाय भैंस आराम से पी लें। अगर बोर का भी है, वाटर का तो बहुत ही अच्छा होता है, तो वो पानी रखें। दूसरा, मौसम की निस्बत से इसमें हम पानी देंगे अब्बास भाई। जैसे सर्दियों में हम 3-3 4-4 दिन पानी देंगे। बारिशों में हमें जो है पानी बारिशों से पहले दे दिया, उसके बाद बारिश शुरू हुई, एक दफ़ा पानी दे दिया, फिर बारिश में पानी बंद कर दिया, तो सिर्फ गोबर में से पानी निकलता रहा बारिश का, वही काफ़ी रहेगा। अच्छा, शदीद गर्मियाँ होंगी तो हम सुबह पानी देंगे और एक दफ़ा शाम में पानी देंगे, यानी कि 2 दफ़ा पानी देंगे। और अगर सेंटीग्रेड 35 और 20 के बिटवीन है तो आप एक दफ़ा पानी दे दें, एक दिन छोड़ के दे दें, कोई मसला नहीं। इसको मॉइस्चर मेंटेन रखना मकसद ये। और दूसरा, शुरू के अंदर पानी इसलिए ज़्यादा देते हैं कि बेड हीट ना करे। अच्छा, चलते हुए बेड में हमें कैसे पता चले कि हमारे जो विगलर है वो सही काम कर रहे हैं, सेहतमंद हैं, जिंदा हैं? चलते हुए बेड में उसको कैसे चेक करें? जी, चलते हुए बेड में जब आप गोबर में से हटाएंगे, एक हाथ डाला, दोनों हाथ डाला, गोबर हटाएंगे तो आपको विगलर सामने नज़र आ जाएंगे। तो वो जो हेल्थ होगी उसमें उसकी शाइनिंग होगी, उसमें उसका जो मोटा विगलर होगा, इसका मतलब है आपके बेड में वो विगलर खुश है और वर्किंग कर रहा है। एक ही जगह पर इकट्ठा ना होना चाहिए, बाहर बेड से ना निकला हुआ हो। तो ये 2-4 साइन है जिसमें पता चलता है कि ये बेड जो है सही चल रहा है या इसका विगलर खुश नहीं है। अगर बेड के अंदर मीथेन गैस बनेगी तो विगलर जो है वो बेड से टॉप पर आ जाएगा, टॉप से बाहर भी निकलना लगेगा और गुच्छे की सूरत में हो जाएगा। तो उससे अब वाज़ेह होगा कि आपके बेड में मीथेन है। बाकी इसके अलावा, मीथेन के अलावा इसमें कोई मसला नहीं है। मीथेन आप अगर गोबर को सही छिड़काव करते हैं तो वो निकल जाती है। बाकी विगलर ने जो है अपनी नमी के मुताबिक काम करना है। अगर पानी ज़्यादा दे दिया तो भी उसे कोई नुकसान नहीं, वो पानी की तरफ चला जाएगा, गोबर कम खाएगा, वर्मी कंपोस्ट कम बन रहा है करेगा आपको प्रोड्यूस, और उसमें ककून ज़्यादा देने लग जाएगा। अगर आपने नमी पूरी रखी हुई है तो वो गोबर ज़्यादा खाएगा, ककून भी देगा, आपको प्रोडक्शन जो है वर्मी कंपोस्ट की ज़्यादा देगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हार्वेस्टिंग की तरफ कि कितने दिन में कितने इंच की लेयर हार्वेस्टिंग हो जाती है और उसका तरीका। जब आप विगलर शिफ्ट करते हैं 3 से 4-5 दिन तक तो विगलर अपने आप को उस नए बेड में सेट करता है। यानी जिस दिन आपने विगलर डाला है उसके 30 डेज के बाद आप इसका पानी बंद कर देंगे और 35 डेज के ऊपर जो इसकी जब मॉइस्चर ऊपर से कम होगा तो आप इसकी पहली हार्वेस्टिंग कर लेंगे। जैसे हम लोग बरसीम लगाते हैं या लूसन लगाते हैं, ज्वार लगाते हैं, पहली एक लोब ली तो इस तरह इसकी एक लोब ले लेते हैं, फिर दूसरी लोब में हम इसको पानी ऊपर से सिर्फ इतना देते हैं दूसरी लोब से पहले कि ऊपर हमारी पलार या बोरी जो भी है वो गीली रहे, बाकी उसका अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहे। तो वो 15 दिन के बाद हमें दूसरी ये दे देता है। फिर उसके 15 दिन 20 दिन के बाद हमें ये आखिरी हार्वेस्टिंग दे देता है, यानी आखिरी लाभ दे देता है। उसके बाद जो नीचे 2 इंच रहता है वो कल्चर होता है। जैसे जैसे हम ऊपर से उठाते जाएंगे विगलर नीचे चला जाएगा और वो नीचे आखिर में जो 2 से 3 इंच बचेगा वो हम नए बेड पर शिफ्ट करके उसको कल्चर के लिए सूरत में इस्तेमाल कर लेंगे। हमारा बेड तैयार है वर्मी कंपोस्ट का। किस तरीके से ये मखमली बेड बन गया है, जो कि गोबर था, आज ये गोबर नहीं है, ब्लैक गोल्ड वर्मी कंपोस्ट बन गया है। देखने में बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह, इसमें किसी किस्म की बदबू नहीं है, इसमें मक्खी नहीं आती, मच्छर नहीं आता। और इसकी हार्वेस्टिंग किस तरह होती है ये देखें जी। इसमें जो टूल इस्तेमाल होता है वर्मी कंपोस्ट में वो एक ही कुरेदा है मेन टूल। इस तरीके से हल्का हल्का हम इसको लगाएंगे बेड के ऊपर। वो जो हमने 15 मिनट पहले लगाया था कुरेदा जिससे कि विगलर चले गए नीचे, अभी सारा वर्मी कंपोस्ट इस तरीके से हम जमा कर रहे हैं। जैसे गोबर के अंदर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा बीज आ जाते हैं और फसल के अंदर, ज़मीन के अंदर बेलें वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। इसमें ऐसा नहीं है, जो भी वर्मी कंपोस्ट में बीज आ गया
उसके सिस्टम में वो ख़त्म हो चुका होगा, ज़मीन में मुंतकिल नहीं होगा। ये वर्मी कंपोस्ट 15 मिनट जो हमने कुरेदे के बाद छोड़ा था, 10-15 मिनट अब हमने कलेक्ट करने से पहले छोड़ना है, ताकि अगर इसके अंदर कोई बच्चा, कोई वर्म आ गया है तो वो भी नीचे चला जाए। अब हमारी तैयार वर्मी कंपोस्ट जो कि ज़मीन में छटने के लिए तैयार है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें जो कचरा आ रहा है थोड़ा बहुत पलार का, ये हमारे लिए कार्बन मैटर का बाइस बनेगा, इससे और अच्छी क्वालिटी बनेगी। लेकिन अगर हम कस्टमर को देते हैं इसको 4 mm के ग्रेडर से निकालने के बाद प्योर चाय की पत्ती की हालत में कस्टमर को पहुंचाया जाता है। जब 3 हार्वेस्टिंग कर लेते हैं आफ्टर 65 डेज़ हमारे पास ये कल्चर आ जाता है, जो कि आप देखें ईंट के बराबर है। और इसको जो है हम अब नए बेड के ऊपर, यानी कि नए गोबर पे जो ठंडा किया होगा उस पर मुंतकिल करेंगे। ये एक बेड शाम में आज 2 बेड पे मुंतकिल किया जाएगा। बेड ख़त्म होने लगता है ना, तो इसमें तकरीबन 1 से कम से कम 2 बेड बनते हैं, कम से कम। बहुत आपने इसको शेडेड एरिया में रख दिया तो ये 3-3, 4-4 भी बेड बन जाते हैं। तो जब आप काम कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि मैंने ये कल्चर जो है शिफ्ट करना है, तो एक के आप 2 बेड बना के तैयार रखते हैं पहले। उसके ऊपर ये जो नीचे 1-2 इंच का जो बचा हुआ है कल्चर, ये उसके ऊपर आप फैला देते हैं। रोशनी इसको बर्दाश्त नहीं है, इसकी आंखें नहीं है, इसके कान, दांत, नाक, इस तरह का कोई चीज़ उज़ू नहीं है। तो ये जैसे इसको धूप लगती है ये नीचे की तरफ जाता है, तो इसको हम नीचे पहुंचा के ऊपर थोड़ा सा जो इसका कल्चर वाला खाद है वो रखते हैं, वो हम आबादगार को देते हैं ताकि वो अपना बेड मेंटेन करे, अपना वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू करे। अब जो हमारे पास वर्मी कंपोस्ट तैयार हुई है तो उसकी स्टोरेज की बात कर लेते हैं कि उसको किस कंडीशन में, कितना अर्सा और कैसे हम स्टोर करेंगे, रखेंगे कैसे। जी, वर्मी कंपोस्ट के अंदर आपको 18 से 22% नमी रखनी होती है, क्योंकि इसमें माइक्रोब्स हैं। अगर ये सूख जाएगी ये माइक्रोब्स ख़त्म हो जाएंगे। तो 18 से 20% जब हम इस पे बेड पे उतारते हैं उससे ज़्यादा ही नमी होती है। उसको हम लोग साए वाली जगह पर रखें, या तो हम कट्टों में रख दें या ढेरी में। ये गर्म नहीं होती है, अगर आप कट्टों में रखेंगे गोबर की तरह ये गर्म नहीं होती है। तो इसको आप आराम से कहीं पे भी रख सकते हैं और इसको 2 साल तक आप आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। सिर्फ आप हल्की सी नमी इसकी मेंटेन रखें, वरना इतना लंबा स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है। एक बंदा अपनी वर्मी कंपोस्ट अपने एग्रीकल्चर फील्ड में फसलों में यूज कर रहा है, तो क्या उसके साथ केमिकल फर्टिलाइजर भी देनी है, या स्लोली कम करनी है, या एकदम केमिकल फर्टिलाइजर रिप्लेस कर दें? इसके बारे में थोड़ा बता दें। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा आपने, क्योंकि लोगों को बड़ा गुमान होता है कि ये मैं वर्मी कंपोस्ट लगा रहा हूँ तो अब जो है केमिकल फर्टिलाइजर जो है इस्तेमाल ही नहीं करना मुझे। ऐसा नहीं है, हम अपनी ज़मीनों को नशे की हालत में ले गए हैं। जैसे हॉस्पिटल में किसी भी नशेई को हम जमा कराते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका नशा कम करते हैं, वो एक साथ उसको नहीं करते होते कि भाई इसको अब हीरोइन से हम बिल्कुल ज़ीरो कर दें और इस सुबह जो है सही हो जाएगा। ऐसा नहीं, हमारी ज़मीन भी ऐसे ही नशे में चली गई हैं। हमें जो अभी तक मालूमात है कि 4 साल लगेंगे आपको ज़मीन को केमिकल की आदत से या इसके नशे से छुड़ाने के लिए। तो जैसे आप वर्मी कंपोस्ट करेंगे, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने अपने पास 30% केमिकल फर्टिलाइज़र मिनिमम 30% कम किए, जिसकी मुख्तलिफ फसल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंटरक्रॉपिंग के रिज़ल्ट हमारे सामने मौजूद हैं। सेकेंड ईयर में हम इसको और बढ़ा देंगे, इसी तरीके से 50% पे जाएंगे। नेक्स्ट ईयर हम उसको 70% पे, फिर 90% करके 0 पे जाएंगे। तो ये है जी, हमें आहिस्ता आहिस्ता केमिकल को कम करना है, फ़ौरन बंद नहीं करना, वह हमें वरना मुआशी नुकसान मुमकिन है। अब अगर हम कॉम्बिनेशन में चलाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर भी हम कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट भी डाल रहे हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर से इसमें मौजूद अगर कोई माइक्रोब्स हैं तो वो तो अफेक्ट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो केमिकल है। तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं, जब केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसके साथ ये वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल नहीं करते। हम वर्मी कंपोस्ट केमिकल फॉर्मुलेशन से पहले कर लेते हैं या उसके अगले पानी पर कर लेते हैं। इस वक्त जो फार्मर की बड़ी ज़रूरत है, जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो महंगी भी हो गई हैं, शॉर्ट भी हो रही हैं, और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमारी ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं। तो वक्त का बड़ा तकाजा ये है कि लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पर आए, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में जो बड़ी बेहतरीन ऑप्शन दुनिया में मानी जाती है वो वर्मी कंपोस्ट है। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को ना सिर्फ आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारों की मालूमात के लिए इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा बड़ी फाइन क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट हम बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो किसी फार्मर को चाहिए होगी इंशाल्लाह हम वो प्रोवाइड भी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो रेड विगलर है
उसकी प्योर कल्चर भी मौजूद है। किसी फार्मर को चाहिए हो तो हम स्क्रीन पे अपना नंबर शेयर कर रहे हैं, वो हमसे रब्ता भी कर सकता है। और इसके अलावा अगर कोई वर्मी कंपोस्ट पर खुद काम करना चाहे तो ऐसा नहीं है कि हम उसको सिर्फ मालूमात की हद तक लेकर और अपना कल्चर या कुछ चीज़ें देकर हम उसको तना छोड़ेंगे। इंशाल्लाह उसको शुरू से आखिर तक पूरी गाइड भी की जाएगी और उसको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो पूरी सपोर्ट हमारी फार्मर के साथ है। हमारी कोशिश ये है कि फार्मर अपने पाँव पर खड़ा हो, खुद मुख्तियार हो, उसकी ज़मीनें बेहतर हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद अब्बास को और खालिद मकसूद भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।